नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। जल विद्युत परियोजनाओं से नियमानुसार भू राजस्व वसूली राज्य का अधिकार, मुख्यमंत्री सुक्खू। शिमला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं डेवलपर्स के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए भू राजस्व के विशेष मूल्यांकन पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने डेवलपर्स से कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। प्रदेश में कार्यान्वित विभिन्न जल विद्युत परियोजना डेवलपर्स का यह दायित्व है कि प्रदेश को भू राजस्व लैंड रेवेन्यू अदा करें। ये राजस्व प्राप्त करना राज्य का अधिकार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यशील सभी जल विद्युत परियोजनाओं को नियमानुसार भू राजस्व अदा करना चाहिए। भू राजस्व प्रदान करने की दर के युक्तिकरण के लिए विचार विमर्श किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 25 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना डेवलपर्स के साथ इसी संदर्भ में 12 जनवरी को शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पांगी, लाहौल स्पीति, डोडरा, क्वार, कुपवी में जल्द मिलेंगे 1500-1500। सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र पांगी, लाहौल स्पीति, डोडरा, क्वार तथा कुपवी में पात्र लाभार्थियों को 1500-1500 रुपए की बकाया निधि का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए। हिमाचल में आखिर कब होंगे पंचायत चुनाव? सरकार के तर्क के बाद हाईकोर्ट में अब 2 दिन बाद फिर होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव समय पर करवाने की मांग पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 6 जनवरी को भी जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष मामले पर लगभग 2 घंटे तक सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी न होने पर खंडपीठ ने 6 जनवरी को सुनवाई जारी रखने के आदेश दिए। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। जनहित याचिका में पंचायती राज चुनाव समय पर करवाने के आदेश जारी करने की मांग की गई है। वहीं हाईकोर्ट ने भी सरकार पर चुनाव में देरी को लेकर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार चुनाव करवाने में अपाहिज महसूस कर रही है। बताया जा रहा है सरकार ने चुनाव से पूर्व पंचायत व जिला परिषद वार्डों के पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया का तर्क दिया है। इस बीच एक अन्य खंडपीठ ने अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया में 6 माह का समय लगेगा। ऐसे में चुनाव समय पर करवाना संभव नहीं है। हिमाचल में पेयजल योजनाओं का संचालन अब पंचायतों के हाथ। समिति में होंगी 50% महिलाएं। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के तहत आने वाली पेयजल योजनाओं के संचालन, रख रखाव व मरम्मत कार्य पंचायतों को सौंप दिया है। पंचायती राज विभाग की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत ये कार्य सौंपा गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंचायत स्तर पर समिति में 50% महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत क्षेत्र के भीतर पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रख रखाव O&M से जुड़े कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंपा है। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्णय से ग्रामीण स्तर पर जल प्रबंधन में स्थानीय भागीदारी बढ़ेगी और योजनाओं का बेहतर रख रखाव सुनिश्चित होगा। जल सेवा शुल्क निर्धारित व वसूली का अधिकार पंचायत को दिया गया है। केंद्र, राज्य वित्त आयोग और अन्य अनुदानों का उपयोग केवल जल आपूर्ति के संचालन, रख रखाव के लिए होगा। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों को मिलेगा नए वेतनमान का 50% एरियर। सीएम सुक्खू के समक्ष रखे कार्य समिति में पारित 4 प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को संशोधित ग्रेड पे की एरियर की 50% राशि देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन पर इस फैसले से 9 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बोर्ड के 700 से ज्यादा कर्मचारियों ने यह विकल्प चुना था। उन्हें इससे वित्तीय लाभ मिलना तय है। बोर्ड के आदेश मुताबिक यह भुगतान 1 जनवरी 2016 से 12 अप्रैल 2022 की अवधि के लिए देय वेतन संशोधन के एरियर पर लागू होगा। एरियर भुगतान से जुड़ी अन्य शर्तें व नियम पहले की तरह यथावत रहेंगे। संशोधित वेतनमान में जिन कर्मचारियों ने तीसरा विकल्प 15% का चुना था, उन्हें ये लाभ मिलना है। इसमें तकनीकी व ऑफिस के सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ALM, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, SSA कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त जनरेशन विंग सहित मिनिस्ट्रियल कैडर कर्मचारियों को लाभ होगा। सीएम ने कंडाघाट में रखी दिव्यांग शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला। 200 करोड़ से होगा निर्माण।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला सोलन के कंडाघाट में दिव्यांगजन के लिए स्थापित किए जाने वाले दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के समावेशी विकास और कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार इस केंद्र का शिलान्यास निर्माण कार्य लगभग 25% पूर्ण होने पर ही किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र 45 बीघा भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने इस केंद्र के पहले चरण का कार्य इस वर्ष अक्टूबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। केंद्र में 300 दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल मैदान तथा आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने इस केंद्र में 500 किलोवाट क्षमता की नई सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के निर्देश भी दिए। पंचायतों में भवन निर्माण के लिए एनओसी शुल्क तय, व्यावसायिक भवनों पर 1000, घर के लिए 100 रुपए शुल्क। हिमाचल प्रदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया के दायरे में आने वाली पंचायतों में भवनों के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी शुल्क तय कर दिया है। घरेलू निर्माण के लिए 100 रुपए जबकि व्यावसायिक निर्माण के लिए 1000 रुपए शुल्क तय किया गया है। पंचायतों की ओर से एनओसी जारी करने की सेवा को भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पंचायतें एनओसी मैनुअल के तौर पर अलग अलग फॉर्मेट में जारी करती हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायतों की वैधानिक जिम्मेदारियों पर आधारित मानदंडों पर एक समान एनओसी फॉर्मेट व अस्वीकृति फॉर्मेट और आवेदन पत्र तैयार किया गया है। सीएम सुक्खू का आदेश, गोद लिए स्कूलों का औचक निरीक्षण करें अधिकारी, कम से कम 4 संस्थान अडॉप्ट करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल अडॉप्शन कार्यक्रम के तहत सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार देर शाम सभी जिला के उपायुक्तों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत जिला स्तर से लेकर उपमंडल स्तर तक के विभिन्न अधिकारी शिक्षण और अन्य गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों को गोद लेने का प्रावधान किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत गोद लिए गए स्कूलों की सूची 5 जनवरी तक सरकार को प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल स्कूल अडॉप्शन कार्यक्रम के तहत सभी उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और जिला के वरिष्ठ अधिकारी कम से कम 4 स्कूल गोद लेंगे। वे इन स्कूलों में प्रतिमाह छात्रों से संवाद करेंगे। उपायुक्त गोद लिए हुए स्कूलों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी महीने में एक बार इन स्कूलों का दौरा कर युवाओं के साथ संवाद कर उन्हें करियर और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी संबंधी जानकारी दें। उपर्युक्त व्यक्तित्व, जिन्हें स्कूल पैटर्नर्स भी कहा जाता है, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समिति के साथ मिलकर शिक्षा और स्कूल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य करते हैं। धर्मशाला कॉलेज छात्रा मौत मामला, मुख्यमंत्री का बड़ा एक्शन, आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड। कॉलेज की छात्रा की मौत के मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा संज्ञान लेते हुए आरोपित प्रोफेसर को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने जांच के लिए जांच समिति का गठन किया है। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से जारी आदेशों के अनुसार समिति छात्रा के साथ उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, रैगिंग और जाति सूचक टिप्पणियों से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक कॉलेज डॉक्टर हरीश कुमार करेंगे। सीएम के आदेश के बाद शिक्षा सचिव ने भी ज्योग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन के दौरान इनका हेडक्वार्टर शिमला शिक्षा निदेशालय में होगा। इस मामले में आरोपी प्रोफेसर ने जिला अदालत से 12 जनवरी तक अंतरिम जमानत ले ली है। कोर्ट ने जांच में पूरा सहयोग करने की शर्त पर राहत दी है। इस मामले में पुलिस शनिवार को डीएमसी लुधियाना पहुंची। यहां पुलिस ने छात्रा के इलाज से संबंधित दस्तावेजों को कब्जे में लिया है। पुलिस द्वारा डीएमसी लुधियाना के मेडिकल स्टाफ के भी बयान कलमबद्ध किए गए हैं। बीपीएल सूची पर कैंची चलाकर गरीब परिवारों का गला घोंट रही सरकार, राजीव बिंदल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल सहयोगी, कांग्रेस विधायक व नेता बीपीएल सूची पर कैंची चलाकर गरीब परिवारों का गला घोंट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीपीएल चयन के लिए नए नियम बनाने के अलावा बिना पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर जिलाधीशों के माध्यम से आनन फानन में बीपीएल सूचियों से नाम काटे जा रहे हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला से जारी बयान में कहा कि कुछ जिलों में जो बीपीएल सूचियां प्रकाशित हुई हैं, उनमें लगभग 90% तक पुराने बीपीएल परिवारों के नाम गायब कर दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरी चयन प्रक्रिया से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया गया और न ही इसके लिए कोई बैठक बुलाकर जमीनी स्तर पर सच्चाई जानने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा तथ्यों के साथ ही आरोप लगा रही है।
हिमाचली उत्पादों को हिम ब्रांड के नाम से किया जा रहा है प्रोत्साहित, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचली उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए हिम ब्रांड नाम को प्रमोट कर रही है, ताकि हिमाचली उत्पादों की अलग पहचान सुनिश्चित हो सके और वो देश भर में लोकप्रिय हों, उनकी अलग पहचान बने। ये बात उन्होंने रिज मैदान शिमला में हिम MSME फेस्ट 2026 के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया तथा विभिन्न उद्यमियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न उद्यमियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का शुभारंभ और अवलोकन किया तथा इनमें गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि ये फेस्ट केवल एक प्रदर्शनी नहीं, अपितु प्रदेश के हजारों छोटे उद्यमियों, कारीगरों और नवोदित उद्यमों के लिए अवसरों का सशक्त मंच है। ये आयोजन मेड इन हिमाचल ब्रांड को प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण, पारंपरिक एवं स्थानीय MSME उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सहायक होगा। दिव्यांगों के भरे जाएंगे 94 पद, बोर्ड ने TGT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए मांगे आवेदन। प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कला, नॉन मेडिकल और मेडिकल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती जॉब ट्रेनी आधार पर की जाएगी। ये पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर अथवा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला से अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से भरे जाएंगे। अभ्यर्थियों का चयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र दिनांक 28 अगस्त 2017 में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप किया जाएगा। भर्ती जॉब ट्रेनी आधार पर की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 23,000 प्रतिमाह स्थिर वेतन दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। TGT आर्ट्स 43 पद, TGT नॉन मेडिकल 34 पद, TGT मेडिकल 17 पद, विभिन्न दिव्यांग श्रेणियों जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, ऑर्थोपेडिकली दिव्यांग, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA, BCom, BSc के साथ B.Ed उत्तीर्ण की हो और साथ ही टेट पास किया हो। पात्र अभ्यर्थी अपना पूर्ण विवरण निर्धारित बायोडेटा फॉर्म में भरकर आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों सहित निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय, लाल पानी, शिमला के पते पर 15 फरवरी तक भेज सकते हैं। बायोडेटा फॉर्म विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। साक्षात्कार की तिथि पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय वेबसाइट, बुलावा पत्र एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जाएगी। डिस्टेंस एजुकेशन की फीस में बढ़ोतरी के साथ पार्ट टाइम PhD को मंजूरी, कॉलेजों में शुरू होंगे डेटा साइंस और AI कोर्स। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE में चल रहे विभिन्न कोर्सेज की एडमिशन में फीस में वृद्धि कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार एडमिशन फीस से जुड़े अलग अलग मदों पर अधिकतम 20% तक की वृद्धि पर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद EC ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ऐसे में अब CDOE में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के दौरान बढ़ी हुई एडमिशन फीस देनी होगी। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के कमेटी रूम में आयोजित हुई EC की बैठक में HPU के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि इग्डोल में एडमिशन में फीस वृद्धि का प्रस्ताव पेश हुआ है। इस दौरान प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा करने के उपरांत फीस वृद्धि पर मोहर लगाई गई। इससे अब आगामी समय में सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को बढ़ी हुई फीस देनी होगी। बैठक के दौरान कई अन्य निर्णय लिए गए। मंदिरों के धन के उपयोग को लेकर दायर की जाएगी पुनर्विचार याचिका, मुकेश अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेहड़ जसवा में उठाओ पेयजल योजना का विधिवत लोकार्पण करने के बाद प्रदेश के मंदिरों के धन के उपयोग को लेकर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के संदर्भ में कहा कि सरकार इस संबंध में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, क्योंकि संभवतः न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष पूरी तरह प्रस्तुत नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि अदालत को यह स्पष्ट किया जाएगा कि मंदिरों से प्राप्त धन का उपयोग गरीबों की शिक्षा, उपचार और गाँवों के समग्र विकास जैसे जन कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाता है। नालागढ़ विस्फोट मामला NIA, IB व हिमाचल पुलिस ने तेज की जांच। आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पंजाब संप्रभुता गठबंधन द्वारा पुलिस थाना परिसर नालागढ़ में विस्फोट के मामले की जिम्मेदारी लेने के बाद NIA, IB हिमाचल पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है और क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां इस मामले में आतंकी संगठन के दावे के साथ साथ विस्फोट के मामले को सुलझाने के लिए जुटी है। पुलिस ने इस मामले में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम लगा दिया है, लेकिन विस्फोट में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक पदार्थ की पहचान के लिए FSL की रिपोर्ट का इंतजार है। सोशल मीडिया पोस्ट में आतंकी संगठन ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ये काम हमारे बहादुर जवानों ने इसलिए किया क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कृत्रिम ड्रग बनाए जा रहे हैं और पंजाब भेजे जा रहे हैं। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है और युवा नशे का सेवन करके जान गंवा रहे हैं। पोस्ट के अनुसार इस मिशन की योजना व क्रियान्वयन 2 लोगों द्वारा किया गया है।
पोस्ट में यह भी कहा गया है कि हमारी लड़ाई किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था के खिलाफ है। इस विस्फोट को आईईडी ब्लास्ट बताया है। दोनों आतंकी संगठनों द्वारा इस विस्फोट की जिम्मेदारी की पुलिस और जांच एजेंसियों ने कोई पुष्टि नहीं की है और जांच एजेंसियां आतंकी संगठनों के दावे की जांच में भी जुटी हैं। एग्रीस्टैक परियोजना हिमाचल के सभी किसानों और बागवानों के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश के सभी किसानों और बागवानों के लिए फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य हो गया है। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों एवं बागवानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी, लक्षित एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार की एग्रीस्टैक पहल के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत प्रदेश के सभी किसानों एवं बागवानों की यूनिक फार्मर आईडी तैयार की जा रही है। कृषि एवं बागवानी विभाग की ओर से समन्वित रूप से इस कार्य को क्रियान्वित किया जा रहा है। फार्मर आईडी तैयार होने के बाद किसान बागवान लाभार्थी के रूप में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न कृषि, बागवानी, प्राकृतिक खेती, बीज, उर्वरक, सिंचाई, फसल बीमा अनुदान, पीएम किसान सम्मान निधि योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे एवं बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकेंगे। शिमला में हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का भव्य शुभारंभ। रिज मैदान पर बना 4000 शॉल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला शनिवार से एक ऐतिहासिक और यादगार आयोजन की साक्षी बन गई है। हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का अभी औपचारिक शुभारंभ भी नहीं हुआ, इससे पहले ही एक बड़ा तमगा इस आयोजन को मिल गया है। शिमला के रिज मैदान पर एक साथ 4000 शॉल प्रदर्शित की गई। ये 12 जिलों में स्वयं सहायता समूह व अन्य उद्यमियों ने तैयार की है। खास बात यह है कि सभी शॉल खड्डी में तैयार की हैं। एक साथ स्टॉल पर इतनी शॉल प्रदर्शित करने का ये रिकॉर्ड बना है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसका सर्टिफिकेट भी आयोजकों को मिल गया है। टांडा में नाबालिग लड़की ने दिया बच्चे को जन्म, मामला दर्ज। पुलिस थाना गग्गल में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी अशोक रतन ने बताया कि एक नाबालिग लड़की ने टांडा मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे को जन्म दिया है। मामला गग्गल पुलिस थाना में दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस नाबालिग लड़की से काउंसलिंग की जाएगी तथा डीएनए जांच के लिए सैंपल लेकर रिपोर्ट मिलने पर डीएनए मैच करके नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने वाले अज्ञात व्यक्ति का पता लगाकर उसे हिरासत में लिया जाएगा। कुल्लू की गड़सा पैराग्लाइडिंग साइट का लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द। गड़सा पैराग्लाइडिंग साइट पर हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए उक्त साइट का लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित पायलट और पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। जांच पूरी होने तक गड़सा पैराग्लाइडिंग साइट पर किसी भी तरह की गतिविधि पूरी तरह बंद रहेगी। जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू डॉक्टर रोहित शर्मा ने कहा कि पैराग्लाइडिंग और अन्य साहसिक पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए एक रेगुलेटरी कमेटी गठित की गई है, जो सभी सुरक्षा मानकों और नियमों की निगरानी करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में संचालित सभी वाटर स्पोर्ट्स और एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए निर्धारित नियम और दिशा निर्देश समय समय पर ऑपरेटरों तक पहुंचाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वेदर अपडेट। अगले 2 दिन प्रदेश में येलो अलर्ट, बारिश व बर्फबारी की संभावना। नव वर्ष पर राज्य की ऊंची चोटियों पर हुए हल्के हिमपात और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण राज्य में जहां शीतल लहर का प्रकोप चला हुआ है। शनिवार दोपहर बाद कुल्लू, मनाली व लाहौल की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा के साथ बारालाचा, शिंकुला दर्रा व कुंजुम दर्रा सहित पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बर्फ के फाहे गिरे। कांगड़ा व सुंदरनगर में घना कोहरा छाया रहा और मंडी व पांवटा साहिब में मध्यम कोहरा, जबकि बिलासपुर में हल्का कोहरा छाया रहा। यही नहीं, ताबो में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 4 से 7 जनवरी तक निचली पहाड़ियों, मैदानों के अलग अलग इलाकों में देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने की संभावनाओं के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाएगा। 6 जनवरी को राज्य के ऊंचे पहाड़ों पर 1 से 2 जगहों पर हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावनाएं हैं, जबकि समूचे सप्ताह मौसम सूखा व शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, बोलता हिमाचल का आपको ये न्यूज बुलेटिन कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल बोलता हिमाचल को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल की अन्य खबरों के लिए हमारे वेब पोर्टल पर विजिट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।